बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी ज़िदनी इल्मा। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिकर्जन। एनीवन हु वांट्स टू शेयर अबाउट रिकर्जन के रिकर्जन क्या होता है? पर रिकर्जन हमारे पास वो मेथड है जहाँ जिसमें हमारे पास फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करे फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यस सर, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही कवर किया। जस्ट अ सेकेंड। मेरी स्क्रीन सही शो हो रही है? साइन आउट हो गया अकाउंट। जी सर, श्योर है। ओके। यस एग्जैक्टली, रिकर्जन हमारे पास यही होता है कि हम कोई भी फंक्शन होता है उसको बार बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो फॉर लूप में भी हम ये काम कर सकते हैं, जैसे फॉर लूप लगाएं और उसमें फंक्शन लिखते हैं, तो वो सेम काम हम उसमें भी कर सकते हैं। तो रिकर्जन और फॉर लूप में कोई डिफरेंस बताना चाहेगा क्या होता है? एनीवन? ओके, इसको हम देखते हैं। तो अ, अच्छा, आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी, पार्टिसिपेशन चाहिए होगी, बिकॉज मैं जस्ट अभी जॉब से वापस आया हूँ। और रिकर्जन में क्या होता है कि हम बेसिकली यही होता है कि हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है ना, बिग प्रॉब्लम, उसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और जब हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो काम हम कर रहे थे उसको हम छोटे पार्ट्स में रिपीट कर रहे हैं। जैसे एक काम है जो हमने 5 आइटम्स के लिए करना है, वो हम क्या कर रहे हैं कि 4 पे भी हम वही काम कर रहे हैं, 3 पे भी हम वही कर रहे हैं, 2 पे भी वही कर रहे हैं, और 1 आइटम पे भी वही काम कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं कि मैं क्या करूं कि अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूं। पहले 1 पे वो काम कर लूं, फिर 2 पे कर लूं, फिर 3 पे कर लूं, फिर 4 पे कर लूं, और फिर 5 तक आके रिजल्ट रिटर्न कर दूं। ये हमारी रिकर्जन की स्ट्रेटजी होती है। वैसे क्या करना पड़ता है मुझे? वैसे कोड सारा अलग अलग लिखना पड़ता है सबके लिए। पहले 1 को कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर एंड पे आके मैं 5 को कैलकुलेट करता हूँ। लेकिन रिकर्जन में क्या होता है कि जस्ट एक फंक्शन होता है कैलकुलेशन का, और वो मैं सब पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, इस पर भी, इस पर भी, इस पे भी, इस पे भी, और सब पे कैलकुलेट हो जाए। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास रिकर्जन जो है बेसिकली कैसे आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास काउंटिंग मैंने करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक हम इसको रखते हैं। तो मैं देखता हूँ कि जैसे मैं पास करता रहता हूँ आगे, तो मुझे क्या करना है, +1 करना है। जैसे यहाँ पर भी +1 कर रहा हूँ, यहाँ पर भी +1 कर रहा हूँ, 3 से आगे मैंने अगला नंबर काउंट करना है, फिर मैं +1 कर रहा हूँ। 4 से अगला नंबर काउंट कर रहा है, फिर +1 कर रहा हूँ, फिर 5 से अगला नंबर, फिर +1। तो मुझे एक स्टेप सबके लिए वही करना है। ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं एक मैथमेटिकल मतलब सीक्वेंस बन गया ये, तो एक इसके लिए अगर मैं एक फंक्शन लिखना चाहूँ, तो मैं बोलूँ कि भाई मेरा जो f(0) यानी जहाँ से मेरा फंक्शन स्टार्ट होगा वो बराबर है 1 के 1 से मेरा ये सीक्वेंस स्टार्ट होगा। और जो मेरा f(n), कोई भी नंबर मैंने कैलकुलेट करना है, 10वां नंबर कैलकुलेट करना है, चौथा नंबर कैलकुलेट करना है, 100वां नंबर कैलकुलेट करना है, मुझे क्या करना है, जो उससे पिछला नंबर है f(n-1), उसमें बस +1 कर देना है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें अगर मेरे पास आ जाए ना, तो मैं अपना ये सारा कोई भी नंबर कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने f(10) कैलकुलेट करना है कि 10वें नंबर पे क्या आएगा। तो मुझे क्या करना है, f(9-1) यानी 9 को पकड़ना है, f(10-1) यानी f(9), 9 को पकड़ना है और उसमें +1 कर देना है। तो मेरे पास 10 आ जाएगा। इस तरह मुझे 100 कैलकुलेट करना है अगर फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या करना है कि 100 से पिछला नंबर 99, उसके अंदर +1 करूंगा, 100 आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है। तो इससे मुझे पता चला कि मैं रिकर्जन के ज़रिए से ये काम कर सकता हूँ, बिकॉज जब मैंने उसको छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड किया, हर एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे पिछले एलिमेंट को देखना पड़ रहा है। और मेरे पास अगर उससे पिछले की भी वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेट करना f(100), ठीक है,
तो f(100) के लिए मुझे क्या चाहिए, f(99) चाहिए, और उसके अंदर मैंने +1 करना है। अब लेकिन मुझे तो नहीं पता f(99) क्या है। तो मैं फिर क्या करूँगा, f(99) कैलकुलेट करना शुरू करूँगा, फिर इस तरह चलता जाऊँगा, चलता जाऊँगा। जब f(0) पे पहुँचूंगा ना, तो मुझे पता चलेगा अच्छा ये 1 के बराबर है। फिर मैं इसको 1 कर दूंगा, और जहाँ पे मेरे जितने भी स्टेप्स थे वहाँ पे मैं ऐसे ही ऊपर आता जाऊँगा। जब यहाँ पे पहुँचूंगा तो पता चलेगा कि ये 98 + 1 99 के बराबर है, और फिर जब यहाँ करूँगा 99 + 1 तो ये बन जाएगा 100 के बराबर। यहाँ तक सबको समझ आ रही है? ओके। तो हमारे पास जो ये चीज़ होती है ना, जो हम लिखते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसको हम बोलते हैं कि ये है हमारा बेस केस। ठीक है, ये बेस केस है, ये वो चीज़ है कि जहाँ पे मेरा सबसे छोटा प्रॉब्लम का पार्ट है, जो यानी इससे फर्दर नीचे मैंने नहीं जाना, इससे फर्दर मैंने अपने प्रॉब्लम को नहीं तोड़ना। ये मेरा बेस केस होता है, ये डिफाइन कर रहा होता है मेरी आगे की तमाम वैल्यूज़ को। और ये जो चीज़ होती है ना, जो डिफाइन करी है सब स्टेप्स को, सारे जितने भी स्टेप्स हैं, इसको मैं कहता हूँ ये रिकर्सिव केस है। रिकर्सिव केस है यानी ये रेपिटेटिव केस है, ये बार बार मैंने रिपीट करना है इस केस को। तो जब मैं रिकर्जन अप्लाई करता जाऊंगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 से शुरू कर रहा हूँ, तो 10 से मैं क्या करूँगा, 10 जो मेरा इक्वल होगा f(10), वो इक्वल होगा f(9 + 1) के। फिर मुझे f(9) की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर मैं करूँगा f(9) = f(8 + 1), और फिर मुझे f(8) की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो मैं करूँगा f(8) = f(7 + 1), और इस तरह मैं चलता जाऊँगा। जब मैं पहुँचूंगा ना f(1) पे, तो मुझे पता चलेगा कि f(1) = f(0 + 1), और यहाँ मुझे पता चलेगा जो f(0) है ये मेरा बेस केस है, ये हिट हो जाएगा। अब इससे आगे मेरा रिकर्सिव फंक्शन नहीं चलेगा। वो रिकर्सिव फंक्शन देखेगा अच्छा f(0) = 1 है, वो यहाँ पे 1 पुट कर देगा, ये 1 + 1 = 2 हो जाएगा। f(1) की जगह 2 पुट कर देगा, यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा, और इस तरह ये ऊपर पुट करता जाएगा, और मेरे पास f(10) की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यहाँ तक सबको समझ आ गई? ओके। इसका हम कोड देखते हैं कि हम कैसे काउंटिंग कर सकते हैं अपने कोड में। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हम कोड देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो मेरा रिकर्सिव फंक्शन है उसको मैं डिफाइन करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मैंने काउंटिंग करनी है, तो मैं डिफाइन करता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम है काउंटिंग, और जो एक आर्गुमेंट लेता है n। ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये है कि मैंने सिर्फ f(10) कैलकुलेट करना है ना, तो उसके लिए तो बस मुझे क्या करना है कि जस्ट अ सेकेंड, मुझे उसके लिए ये करना है कि मुझे एक फंक्शन बनाना है अपना, जिसको मैं लिखता हूँ काउंटिंग ऑफ एन। इसके अंदर मैं पास करूंगा कि मुझे कैलकुलेट करना है 10वीं वैल्यू। ठीक है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा उसको, मैं बोलूंगा कि 10वीं वैल्यू जो है वो मेरे पास रिटर्न कर दो 1 + काउंटिंग ऑफ n-1 के। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, जो मैंने यहाँ पे देखी थी कि f(n-1 + 1), यही मैंने अपने कोड में लिख दी कि भाई आपने क्या करना है, इससे पिछला एलिमेंट लेना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपने 9 को लेना है और उसके अंदर 1 प्लस कर देना है। ठीक है। तो लेकिन जब आपने 9 को कैलकुलेट करना है तो वो तो हमारे पास नहीं है काउंटिंग ऑफ 9, उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जब ये फंक्शन कॉल करेंगे ना यहाँ पे दोबारा से, तो फिर मेरे पास दोबारा यहाँ पे आ जाऊंगा, फिर मैं n-1 में 8 पास कर दूंगा, फिर दोबारा से इधर आऊंगा, एज अब यहाँ n की जगह 8 पास हो जाएगा। फिर मैं इस जगह पे आऊंगा, फिर यहाँ पे 8-1 7 पास कर दूंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, अब यहाँ पे 7 पास हो जाएगा। फिर इधर आऊंगा, 7-1 6 पास कर दूंगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, 6 के जगह 5 पास कर दूंगा, 4 3 2 1 0। अब जब 0 आएगा ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक बेस केस लिख देना है कि अब आपने ये चीज़ रन नहीं करनी, आपने 0-1 नहीं करना, इसके अंदर -1 आर्गुमेंट पास नहीं करना। आपने क्या करना है, इसको रोक देना है, इस रिकर्जन को यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा इफ़ n = 0, तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो हमारे पास 0। तो ये मेरे पास 0, या फिर मैं 1 भी रिटर्न कर सकता हूँ कि उस टाइम 1 रिटर्न कर दो। ठीक है। या मैं 0 भी रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ कि अगर n = 1 आता है,
ठीक है, यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो आप मुझे रिटर्न कर दो, सॉरी, रिटर्न कर दो 1। तो अब ये मेरा एक रिकर्जन का फंक्शन बन गया। ठीक है। अच्छा, अब रिकर्जन हमने यहाँ तो समझ ली थ्योरेटिकली कि ये कैसे होता है। ठीक है। और इस फंक्शन को हम ऐसा करते हैं कि रन करते हैं यहाँ पर, कि हम देखते हैं 10वीं वैल्यू हमारे पास क्या होती है। तो हम प्रिंट करते हैं काउंटिंग फंक्शन के अंदर, आर्गुमेंट पास करते हैं 10। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 10वां नंबर आ गया। अब मैं इसके अंदर 5 पास करूंगा, तो मेरे पास काउंटिंग की 5th वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हो बेसिकली इसके अंदर क्या आ रहा है। ठीक है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिटर्न से पहले लगा देते हैं प्रिंट एन, के भाई यहाँ पे एन की क्या वैल्यू है ये प्रिंट कर दो। तो हम देखते हैं यहाँ पे जब प्रिंट एन लिखते हैं, तो हमारे पास 5 से शुरू हुआ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर हमारे पास जब उसने कैलकुलेट किया यहाँ पर एंड पर आखिरी, तो उसने 5 रिटर्न कर दिया, यानी एंड रिजल्ट ऐसे आ रहा है। कैलकुलेट कैसे हो रहा है, ठीक है, ये देखते हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक कॉल स्टैक होता है। ठीक है। ये होता है हमारा कॉल स्टैक जो मेमोरी में बनता है। कॉल स्टैक इसको इसलिए बोलते हैं कि जब कोई फंक्शन कॉल होगा ना, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस कॉल स्टैक को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि हम इसमें अपना फंक्शन लिख लें। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ना, ये तो मेरी फंक्शन डेफिनेशन है यहाँ तक। ठीक है। अब कोड जो मेरा रन होगा ना वो ये होगा। ठीक है, मैं पास करूंगा अपने काउंटिंग फंक्शन के अंदर 5। तो मेरा यहाँ पे जो कॉल स्टैक है ना, वो बोलेगा कि भाई आपका एक फंक्शन कॉल हो गया है काउंटिंग, और उसका आर्गुमेंट पास हो गया है 5। तो ये मेरे पास एक फंक्शन यहाँ पर रन होना शुरू हो जाएगा, मेरे पास एग्जीक्यूशन उसकी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे आया 5। अब ये कंडीशन चेक करेगा क्या एन 0 के बराबर है, नहीं। 1 के बराबर है, नहीं, वो तो 5 के बराबर है, ना 0 के बराबर है ना 1 के बराबर है, तो ये कर देगा प्रिंट 5। ठीक है। यहाँ पे इसने 5 को प्रिंट कर दिया। अभी मेरे पास 5 वैल्यू चल रही है एन की। अब मैं करूंगा अपना रिकर्सिव केस, मैं बोलूंगा कि भाई आप रिटर्न करो 1 प्लस काउंटिंग ऑफ n-1। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस काउंटिंग ऑफ n-1, जो कि बनेगा 4 के बराबर। के पहले n 5 है ना, 5 - 1 4। अब मेरा ये फंक्शन पहले ही चल रहा है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना उसके अंदर एक और फंक्शन कॉलिंग हो गई है, 1 प्लस काउंटिंग ऑफ 4। ये जब कोई भी फंक्शन कॉल होता है ना, तो वो आगे पीछे नहीं देखता भाई दुनिया में क्या चल रहा है, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो नहीं देखेगा भाई इसके आगे भी कोई लाइन थी। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इसके अंदर मैंने कोई और लाइन भी लिखी होती ना आगे, कि अच्छा अब आप यूं कर दो इसको, काउंटिंग इज इक्वल टू यूं, मतलब जो भी मैंने अला बला लिखा होता ये नहीं देखता, ये बस अपने आप को एग्जीक्यूट करता और यहाँ पे आर्गुमेंट पास करके पहुंच जाता। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर, जो हमारा फंक्शन था वो दोबारा से कॉल, जैसे यहाँ पे 5 से कॉल हो रहा था, यहाँ पे ये 4 से कॉल हो गया। ठीक है। अब जब यहाँ ये 4 से कॉल हुआ तो यहाँ पे आया 4। अब उसने चेक किया क्या 4 0 के बराबर है, नहीं। क्या 4 1 के बराबर है, नहीं। ठीक है, प्रिंट कर दिया उसने 4, तो ये हमारे पास 4 प्रिंट हो गया। अब उसने क्या किया, 1 प्लस, दोबारा से यही फंक्शन बुला लिया जो डिफाइन हुआ हुआ है, काउंटिंग ऑफ 4 - 1। 4 - 1 हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। तो इसने हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे मेमोरी में स्टोर कर ली कि भाई अब हमारा जो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है वो हुआ है काउंटिंग ऑफ 3, कि ये फंक्शन हमारा जो था ना ये दोबारा से चल पड़ा। अब दोबारा से ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 इसके अंदर। अब चेक करेगा बेस केस तो नहीं हिट हो गया, नहीं, 3 0 के बराबर भी नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, यहाँ पे 3 को प्रिंट कर देगा और दोबारा से अगला फंक्शन कॉल कर देगा। ये बोलेगा 1 प्लस काउंटिंग ऑफ 2। ठीक है, ये हमारा मेमोरी स्टैक है, कॉल स्टैक, इसमें ये सारे फंक्शन स्टोर होते जा रहे हैं कि भाई अभी इनकी एग्जीक्यूशन चल रही है। ठीक है। अभी तक कोई किसी ने रिटर्न नहीं किया, रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं, जैसे उन्होंने रिटर्न करने की कोशिश की, वही फंक्शन दोबारा से कॉल हो गया, अभी तक रिटर्न नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास आगे चलेगा और ये हो जाएगा अगले स्टेप में 1 प्लस काउंटिंग ऑफ 1। अच्छा, अब जब इसके अंदर 1 एज ए आर्गुमेंट जाएगा ना, यहाँ पे 1 एज ए आर्गुमेंट जाएगा,
तो ये वाली चीज़ तो नहीं चलेगी। n इज इक्वल टू जीरो तो नहीं है, n इज इक्वल टू वन है, तो ये रिटर्न कर देगा वन। अब जब ये रिटर्न करता है ना, कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है फंक्शन, तो फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है। बस रिटर्न के नीचे कुछ भी लिखा हो, फंक्शन उस चीज को, उन लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वहां पे फंक्शन की बस एंडिंग, खलास। तो यहाँ पे जब इसने वन रिटर्न किया, तो मेरा ये जो फंक्शन कॉल हुआ था इस जगह पे, ये कॉल हुआ था ना, यहाँ पे मेरे पास वन रिटर्न होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा वन। ठीक है, रिटर्न वन हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन कॉल हुआ हुआ है ना, बेसिकली ये कॉल हुआ था तब जब मेरा आर्गुमेंट n टू के बराबर था। टू में ये चीज़ कॉल हुई हुई थी। तो टू के लिए मेरे पास हो जाएगा वन प्लस वन, टू। तो इस जगह पे रिटर्न हो जाएगा टू। अच्छा, जब ये चीज़ कॉल हुई थी ना, ये वाली चीज़, तब मेरा यहाँ पे n चल रहा था थ्री, और एज ए थ्री आर्गुमेंट चल रहा था। तो थ्री के लिए क्या रहेगा, वन प्लस, जो इसकी वैल्यू आई थी वन प्लस टू थ्री, तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा थ्री। और ये फोर चल रहा था इस टाइम पे। फोर के लिए फिर ये यहाँ पे इनका रिजल्ट भी लिखते रहते हैं, इसके लिए टू रिटर्न हो जाएगा, जब काउंटिंग ऑफ वन कॉल होगा वन रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे थ्री, और यहाँ पे फोर। अच्छा, अब ये काउंटिंग ऑफ फोर जब चल रहा था, तो हमारे पास यहाँ पे ये था काउंटिंग ऑफ थ्री। काउंटिंग ऑफ थ्री की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, थ्री के बराबर आएगी, तो इसका जो रिजल्ट बन जाएगा वन प्लस थ्री, फोर के बराबर आ जाएगा। अब जब मेरा यहाँ पे चल रहा था फाइव, तो यहाँ पे चल गया था वन प्लस काउंटिंग ऑफ फोर, तो यहाँ पर फोर की जो रिटर्न वैल्यू आई है वो फोर आई है, तो ये बन जाएगा फाइव के इक्वल। ठीक है, और ये जो काउंटिंग ऑफ फाइव का फंक्शन था, ये हमें रिटर्न कर देगा फाइव, जब सारे के सारे फंक्शन कैलकुलेट हो जाएंगे, बेस केस तक पहुंच के कैलकुलेट करते जाएंगे वैल्यू, और यहाँ तक पहुंच जाएंगे, सारे फंक्शन जितने भी कॉल हुए थे सब एग्जीक्यूट हो गए, और अब रिटर्न स्टेटमेंट को मिल गया फाइव। जब स्टैक खाली हो गया, मेरा स्टैक खाली हो गया, फंक्शन कोई भी पीछे नहीं बचा, यहाँ पे आ गया फाइव, और ये रिटर्न कर देगा हमें आंसर हमारा फाइव। यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो पूछना, कि कॉल स्टैक कैसे चलता है, फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है। सबको समझ आ गई है? जी सर, समझ आ गई। ओके, मैम मदीहा आप बताएं, समझ आ गई है? आपकी आवाज़ नहीं आई मैम, चैट में बता दें। ओके, आई होप समझ आ गई है सबको। तो हम नेक्स्ट एक और रिकर्सिव फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं फैक्टोरियल के लिए। ओके, हमारे पास फैक्टोरियल होता है ना, बेसिकली वो कैसे काम करता है। फाइव को मैम आपकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, अगर आप चैट में सेंड कर दें अपनी क्वेरी। ओके, तो हमारे पास जो चल रहा था कि हमने अभी किया कि हम काउंटिंग कैसे कर सकते हैं किसी भी नंबर तक, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि हमने अगर ये देखना हो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो किसी नंबर का, तो मेरे पास जो फाइव का फैक्टोरियल होता है ना, वो बराबर होता है फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू और मल्टीप्लाई बाय वन। इस तरह हम फाइव का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो होता है फोर का फैक्टोरियल, वो होता है फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, ये हमारे पास फोर का फैक्टोरियल होता है। अगर हमने थ्री का फैक्टोरियल देखना है, तो ये होता है थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन। टू का फैक्टोरियल देखना है, तो वो होता है टू मल्टीप्लाई बाय वन। वन का फैक्टोरियल होता है वन, और ज़ीरो का फैक्टोरियल भी होता है वन। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टोरियल्स होते हैं। तो अगर हम इस चीज़ के इसके अंदर भी नोटिस करें, तो हमारे पास जब हमने इसकी एग्जांपल्स देखी फैक्टोरियल्स की, तो हमें ये पता चला कि एक तो सबसे छोटा केस हमारे ये दो हैं,
ठीक है, कि 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 के बराबर होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है। ये इसको हम बना देंगे अपनी जो सबसे छोटी सिचुएशन होगी ना, उसको हम बोलेंगे ये हमारा बेस केस है। यहाँ तक हमने अपना जो रिकर्सिव कोड है वो चलाना है। ठीक है, इससे आगे हमने नहीं जाना है, इससे नीचे नहीं जाना। अच्छा, काउंटिंग 1 पे मैम ये होगा कि हमारा बेस केस हिट हो जाएगा। हमने लिखा था ना, इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1, तो बस वो बेस केस हिट होगा और 1 रिटर्न आ जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास अभी हम ये देख रहे थे फैक्टोरियल में हमारे जो बेस केस, यानी इसी तरह जो भी हमने रिकर्सिव प्रॉब्लम करनी है, हम एग्जांपल्स देखते हैं, उनमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी ये इजी चीज़ है। आगे जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे तो हम देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो सब में कॉमन चल रही है, थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बेस केस हमारा पता चल गया कि 1 का फैक्टोरियल 1 है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 है। अब देखते हैं 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल ये है। ठीक है। अच्छा, जब मैंने 3 का फैक्टोरियल देखा तो मुझे पता चला कि ये वाली जो चीज़ थी ना, ये यहाँ पे रिपीट हो रही थी। ठीक है, ये सेम इट इज़ यहाँ एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो गई और साथ में आ गया 3 अलग से बस। ठीक है। अच्छा, अब इससे ऊपर जब मैंने मूव किया तो मैंने देखा कि ये पूरी की पूरी चीज़ ऐसे ही कॉपी हो गई, 3 का फैक्टोरियल ऐसे ही कॉपी हो गया और मेरे पास 4 ऐसे ही आ गया। अब मैंने जब इससे ऊपर फर्दर मूव किया तो मैंने देखा कि 4 का फैक्टोरियल मेरे पास ऐसे ही आ गया और 5 मेरे पास फर्दर उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर मैंने इसके लिए अपना रिकर्सिव फंक्शन एक बनाना हो तो वो मेरे पास बनेगा क्या, कि कोई भी नंबर होता है n का जो फैक्टोरियल होता है वो मेरे पास बराबर होता है n मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल, इसके बराबर होता है। और जो मेरे बेस केस बने वो वही है, दो बन गए कि 1 का फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल 1। अब मैंने क्या करना है कि अगर किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो मैं इस फंक्शन के ज़रिए से कैलकुलेट कर सकता हूँ, कि सिर्फ एक वही नंबर आ जाएगा और उससे पिछली वाली जो चीज़ है उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैथमेटिकल नोटेशन आ गई इसकी। अगर मैंने इसको फैक्टोरियल के फंक्शन में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और बेस केस मेरे जो बनेंगे वो बनेंगे कि अगर n मेरा 0 के बराबर है तो आप रिटर्न कर दो 1, और अगर मेरा n 1 के बराबर है तो तब भी आप रिटर्न कर दो 1। तो मेरा बेस केस तो ये बन जाएगा और मेरा रिकर्सिव केस बन जाएगा ये। ठीक है, इसको देखते हैं, कोड करते हैं, फिर समझते हैं ये कैसे चल रहा है। ओके, तो हमारे पास जो फैक्टोरियल का फंक्शन है उसको लिखते हैं कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया फैक्टोरियल के नाम से जो हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कोई जो नंबर है वही नंबर मल्टीप्लाई बाय फैक्ट, वही फंक्शन दोबारा से कॉल कर देगा उस नंबर से पिछले वाले नंबर पे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रिकर्सिव केस। अब रह गया बेस केस। तो बेस केस लिखवाने में अगर आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, कोई लिखवाना चाहे वॉलेंटरली कि बेस केस इसमें क्या होगा। सर बेस केस हमारे पास इफ n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। एग्जैक्टली ये हमारे पास बन जाएगा बेस केस। इसको हम लिख लेते हैं कि ये बन जाएगा हमारा बेस केस और ये बन जाएगा हमारा रिकर्सिव केस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको रन करके देखते हैं, हम देखते हैं कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, तो हम करते हैं प्रिंट कर दो आप फैक्टोरियल ऑफ 5। तो ये हमारे पास 5 का फैक्टोरियल हो गया 120। 3 का फैक्टोरियल देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे पास आ गया 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6। तो हमारे पास ये इस तरह से रिकर्सिव फंक्शन हमने लिख लिया फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। इसकी सबको समझ आ गई है कि ये कैसे हो रहा है। यस सर, एक क्वेश्चन है। ये जो हमने जी, फॉर्मूला यूज किया है, हम रिकर्सिव केस के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे इसी तरह का।
जी जी ऐसे ही है। हम इसी तरह फार्मूला पहले हम क्या करते हैं, इसके जो है ना, अगर हम स्टेप्स बनाना चाहें किसी भी रिकर्जन, अच्छा ये रिकर्जन का टॉपिक जो होता है ना, ये डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वीडियोस देख के प्रैक्टिस करके तब समझ आता है, एक सेशन में नहीं समझ आता ना। तो हम ये करते हैं कि इनके ना कुछ स्टेप्स बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी, हम उसको क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम के को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, कि देखेंगे कि उसके फर्दर स्मॉलर पार्ट्स क्या हैं। फिर हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लेंगे। जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल की एग्जांपल देखी, और हम छोटी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते जाएंगे, हम देखेंगे हम एंड तक कहाँ जा रहे हैं। जब हम छोटी एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे ना, तो हमें 2-3 एग्जांपल्स ऐसी नज़र आएंगी जहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि भाई आपकी एक्सप्लिसिट वैल्यू एक देनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे कि ये हमारा बेस केस है जिसको हमें एक्सप्लिसिट वैल्यू देनी पड़ी। जैसे इसमें 0 फैक्टोरियल को हमें 1 देना पड़ रहा था, 1 फैक्टोरियल को हमें क्या करना पड़ रहा था, 1 देना पड़ रहा। तो ये एक्सप्लिसिट हमारे बेस केस थे, इनको एक्सप्लिसिट वैल्यूज देनी पड़ी थी। इनसे ऊपर जितनी भी चीज़ें थी उनको हम पार्ट्स में डिवाइड डिवाइड करके रिकर्सिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जनरल फार्मूला बना लेंगे अपना, जनरल फार्मूला या जनरल रिलेशनशिप बना लेंगे हमारी जो ऊपर वाली वैल्यूज थी उनका नीचे वाली वैल्यूज के साथ, कि अगली जो वैल्यू है पिछली वैल्यू के साथ उसका क्या रिलेशन है, कैसे कैलकुलेट हो रही है, वो रिलेशनशिप बना लेंगे। और फिर हम क्या कर लेंगे, अपने कोड में उसको इंटरप्रेट कर लेंगे। तो ये हमारे स्टेप्स हैं जो हम रिकर्जन में फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। यस सर। ओके। अच्छा, अब मुझे आज पार्टिसिपेशन कम नज़र आ रही है, चीज़ें समझ नहीं आ रही या कुछ और इशू है? ये टॉपिक मुश्किल है, मुश्किल से समझ आता है, लेकिन पार्टिसिपेशन आज कम है, तो यस सर। पार्टिसिपेशन इंश्योर करें रिकर्जन प्लीज़। ये मेरा थर्ड टाइम है मैं ले रही हूँ रिकर्जन, स्टिल कंफ्यूजन होती है। तो अभी जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें कन्फ्यूजन क्लियर करती जाएं। आप समझें, सर बस अभी आज आपने क्लियर हो गया। रिकर्जन खत्म, आप ये समझ लें, इरादा कर लें कि इस सेशन के बाद रिकर्जन मैंने समझ के जाना है बस। सारे लोग इरादा करें यस। कि हम मिलकर रिकर्जन करेंगे, और आज के बाद रिकर्जन से समझ के हमने यहाँ से निकलना है, सिर्फ गैर नहीं जाना। ये इरादा करें। और मेरी तबीयत डाउन है, मैं चाह रहा हूँ मैं थोड़ा कम बोलूँ, आप लोग ज़्यादा बोलें। यस सर। वैसे इसमें ये एक कंफ्यूजन होती है, ये जो रिकर्जन का केस बनाना होता था फॉर्मूले की ज्यादा समझ नहीं आती थी। अभी समझ आ हम्म। गई है कि किस तरह बनाना है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो इसका यही तरीका है कि आप देखें, रिलेशनशिप देखें, एक चीज़ ले लें, मेन बड़ी वैल्यू कोई ले लें, और उससे ना छोटी एग्जांपल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दें, और देखें रिलेशनशिप क्या बन रहा है। अभी तो हम फार्मूला बना रहे हैं ना। अगर हम देखेंगे आगे ग्राफ्स, ट्रीज देखेंगे, या कोई और क्वेश्चन देखेंगे, आपने बस यही करना है, एक बड़ी एग्जांपल लेनी है और छोटी एग्जांपल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देना है, और देखना है कि बड़ी एग्जांपल का छोटी एग्जांपल से क्या रिलेशन बन रहा है, वही रिलेशन आपने रिकर्सिव केस बना लेना है। और जो सबसे छोटी एग्जांपल्स होंगी ना, उनको आपने बेस केस बना लेना है, बस। ओके इट्स सो सर। सिंपल। ओके। अच्छा, अब ये कोई समझाना चाहेगा कि ये कोड कैसे रन हो रहा है, एनी वॉलंटियर? कॉल स्टैक इसका कैसे जनरेट हो रहा है? सर इसमें ये हो रहा है कि हमने जब एन हम्म। किया तो हमें 3 का चाहिए फैक्टोरियल। हमने दो जी। केसेस डिफाइन किए कि अगर एन 0 के बराबर है या फिर एन 1 के बराबर है। इन दोनों हम्म। केसेस में से अगर एक केस भी ट्रू होता है तो हमारे पास रिटर्न 1 हो जाएगा, और इसके अलावा हमने जो रिकर्सिव केस बनाया उसमें हमारे पास जो एन है, इसमें लाइक हम्म। पहले हमारे पास 1 फैक्टोरियल का जो है उसके मल्टीप्लाई हो गया, और फिर एन हम्म। माइनस हो गया। इसी तरह हम्म। फर्स्ट चला और फिर सेकंड चला, और अगेन केसेस चेक किए कि बराबर तो नहीं है, अगर नहीं है तो वो अगेन हो गया। अगर थर्ड में चला, जब 1 पर आ गया तो उससे वहां पर हमारा केस ट्रू हो गया, और उसके बाद हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन हो गई थी फैक्टोरियल के साथ, माइनस भी कर दिया था तो उसके साथ हमारे पास फैक्टोरियल आ गया। ज़बरदस्त, ग्रेट एक्सप्लेनेशन। यस, खबाब अख्तर, आपका क्वेश्चन आप पूछ हाँ सकते हैं। सर, मुझे थोड़ा सा ये रिकर्सिव केस दोबारा बता देंगे, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ये। ओके, ये हमने बनाया कैसे, ये पूछना चाह रहे हैं? जी सर, इसकी थोड़ी फंक्शनैलिटी के बारे में। बेस केस तो मुझे समझ आ गया है। थोड़ी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया इस वजह से। ओके। अच्छा, हम इसको कॉल स्टैक से देखते हैं कि ये कोड रन कैसे हो रहा है, फिर हम देखेंगे कि हमने ये बनाया कैसे। तो ओके। एग्जीक्यूशन पहले देख लेते हैं कैसे हो रही है। अच्छा, हमारे पास ये कॉल स्टैक है, ठीक है।
तो ये कॉल स्टैक होता है ना, ये जब कोड रन हो रहा होता है ना तो ये स्टैक बनता जाता है। कॉल स्टैक से मुराद ये है कि कौन कौन सा फंक्शन हमारे अभी कॉल हुए हुए हैं और जिनकी एग्जीक्यूशन पूरी नहीं हुई, उनकी एग्जीक्यूशन अभी पूरा होना रहती है, तो उनको हम एक स्टैक के अंदर सेव करते रहते हैं। स्टैक में क्यों सेव करते हैं? क्योंकि जो फंक्शन बाद में सेव होगा ना उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, और ये प्रॉपर्टी स्टैक की होती है कि जो चीज़ उसमें बाद में आती है वो पहले उसमें से निकल जाती है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट की प्रॉपर्टी स्टैक में, इसलिए हम क्या करते हैं अपने फंक्शंस को स्टैक में स्टोर करते रहते हैं, ताकि जो बाद में फंक्शन स्टोर किया उसकी एग्जीक्यूशन पहले पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि हम ये वाला कोड कैसे रन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये तो डेफिनेशन है ना, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, सिर्फ डेफिनेशन हुई हुई है कोड की। असल एग्जीक्यूशन तो यहाँ हो रही है ना, मेन का फंक्शन तो हमारा ये है। हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे एक फंक्शन फैक्टोरियल 3। तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो अब तो ये फंक्शन चल रहा है सीधा सीधा, अभी तो मुझे इसको कॉल स्टैक में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है अभी एग्जीक्यूट हो जाए, ये रिकर्जन ना हो। अच्छा, अब मैं देखूंगा क्या मेरा n 0 के बराबर है। तो आप लोग बताएं, क्या मेरा n 0 के बराबर है? नहीं। नो सर। नहीं। वन, नो एंड सर। थ्री वन है। के बराबर, वन के बराबर है। नो। नो नो सर। सर। ओके, ये चीज़ जो है मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं मूव कर जाऊंगा इस चीज़ के ऊपर। ठीक है। तो अब मेरा जो फंक्शन कॉल हुआ था फैक्टोरियल 3, उसकी रिटर्न स्टेटमेंट ये आएगी, इसमें हो जाएगा, या n की जगह क्या आ जाएगा? थ्री। 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा इस जगह पर? टू। थ्री माइनस यस, वन। 3 - 1 2। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 इस तरह से हो जाए। अब मेरे पास क्या इस चीज़ की वैल्यू है अभी फैक्टोरियल ऑफ 2 की? मुझे पता है क्या वो किसके बराबर होता है? इस टाइम नहीं पता, इस सिचुएशन में। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फैक्टोरियल ऑफ 2 फंक्शन जब कॉल होगा ना, तो ये इसी तरह है, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुआ है ना फैक्टोरियल 3, जब यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था ये पहली लाइन में पहुंच गया था जहाँ पे डेफिनेशन हुई हुई थी और वहाँ चल पड़ा था। अब क्या होगा जब यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 2 चलेगा? अब क्या क्या होगा स्टेप? मेरा जो इंटरप्रेटर है कोड का वो कहाँ ले जाएगा मुझे, किस जगह, किस लाइन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा? सर वो बेस को तो नहीं करेगा, मतलब या रिटर्न को तो नहीं करेगा कि हम रिटर्न वन ले आना चाहिए, सर तो जब शायद उसको माइनस हो गया है तो ये अगेन फैक्टोरियल के पास जाएगा, ऊपर जाएगा और हम्म, अगेन एग्जीक्यूट होगा। ऐसे जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ हुआ है ना, ये फंक्शन फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 3, इसी तरह ये फंक्शन कॉलिंग कर दी मैंने, दोबारा से एक फंक्शन कॉल कर दिया। जब फंक्शन कॉल होता है ना कोड में किसी जगह पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास नॉर्मल पाइथन में मैंने लिखा हुआ है कि आप कर दो 1 + max ऑफ 2 × 3। तो पहले मेरी ना ये चीज़ एग्जीक्यूट होती है, ये मैक्स फंक्शन रन होता है, ये देखता है 2 में से 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, ये एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे 3 रिटर्न करता है, फिर ये 1 के अंदर ऐड होके 4 आंसर करता है। नॉर्मल कोड में ऐसे चल रहा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर चल रही है कि हमारा जब फंक्शन कॉल हो गया ना फैक्टोरियल ऑफ n - 1, तो 3 - 1 2, फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल हो गया, तो पहले ये इस फंक्शन अपनी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा, फिर वो जब कैलकुलेट कर लेगा तब वो 3 के पास अपनी वैल्यू भेजेगा कि भाई मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट की है 3 भैया, आप ये वैल्यू ले लो और जो आपका प्रोग्रामर चाह रहा है उसको रिटर्न कर दो। इस बात की समझ आ रही है? जी यस सर। कि सर। ये फंक्शन रन होगा। अब ये फंक्शन कहाँ रन होगा, ये मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, तो ये यहाँ रन होगा, ये फैक्टोरियल की ब्रैकेट में 2 पास हो जाएगा। अच्छा, अब ये जब 2 पास हुआ तो मुझे पता चला कि मैंने जो फंक्शन कॉल किया था फैक्टोरियल 3, उसकी एग्जीक्यूशन तो पूरी हुई ही नहीं, उसने तो आगे से एक और फंक्शन कॉल कर दिया। तो मैं अपने स्टैक में वो फंक्शन स्टोर कर लूँगा, मैं नहीं स्टोर करूँगा, मतलब मेरा जो इंटरप्रेटर है वो स्टोर कर लेगा कि एक फंक्शन कॉल हुआ हुआ है 3। ठीक है। वो फंक्शन जो है उसके उसने वैल्यू देनी है इस चीज़ को 3 × और यहाँ पे उसने एक वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है। सॉरी, 2 पास हुआ है। तो इसने क्या करना है, इस फंक्शन ने वैल्यू अपनी लेकर आनी है, कैलकुलेट करनी है, तो ये मेरा फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, इस ब्रैकेट में 2 पास हो जाएगा। जब यहाँ 2 पास होगा तो मेरा बेस केस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये n जो है ये 2 ना 0 के बराबर है ना 1 के बराबर है, फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा। अब मेरे n की जगह क्या आएगा? टू आ जाएगा और फैक्टोरियल जो है वो वन बन जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि exactly. इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है
उसको हम्म फाइंड आउट करने के लिए उसको दोबारा से अपने डेफिनेट अपने उस पे जाना पड़ेगा फंक्शन के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जब तक पिछली वैल्यू नहीं है अगली वैल्यू हम्म हमारी, उसका आंसर हमारे पास नहीं आ सकता। एग्जैक्टली, ग्रेट मैम, ग्रेट। तो हम क्या क्या करेंगे, हम करेंगे n की वैल्यू 2 है और हम दोबारा से एक फंक्शन कॉल कर देंगे फैक्टोरियल, और यहाँ पर चला जाएगा 1। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दोबारा से रन होगा पहली लाइन से, और इसकी वैल्यू n की आ जाएगी 1, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बेस केस हिट हो जाएगा हमारा। हाँ जी, अब हमारे पास बेस केस यस। जैसे ही फिट हो जाएगा तो वो अपने तमाम आंसर जो उनसे हम उनको रिटर्न के अंदर लगा के आंसर फाइनल करना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। तो हमारा जो फंक्शन जब बेस केस हिट होगा, तो हमने जो फंक्शन कॉल किया था फैक्टोरियल ऑफ 1, इसके पास जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसके पास वैल्यू आ जाएगी रिटर्न 1। ये अपनी वैल्यू 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब जब ये 1 रिटर्न करेगा ना ये फंक्शन, तो क्या ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी इसके बाद 1 के लिए, इसी फंक्शन में? नो सर, ये लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये फंक्शन यहीं से रिटर्न हो गया। अब ये वापस चलना शुरू कर देगा। अब जब ये वाला रिटर्न 1 आएगा, तो ये देखेगा कि हाँ मेरा काम खत्म, लेकिन जो मेमोरी स्टैक होगा ना, कॉल स्टैक, वो बोलेगा नहीं भाई, आपका काम खत्म तो हो गया, लेकिन अभी कुछ फंक्शंस रहते हैं जो पूरे नहीं हुए, जो चल रहे थे। तो क्या करेगा वो, कि यहाँ पे जो फैक्टोरियल 2 का फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन जो है, बेसिकली जो हमने ये लिखा हुआ है, ये फंक्शन है फैक्टोरियल 2 में, जब जब n की वैल्यू 2 थी उसके लिए ये फंक्शन कॉल हुआ हुआ है ना, कि उसने किया था 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 1। तो अब इसको वैल्यू पता चल गई इस चीज़ की, इस चीज़ की वैल्यू आ गई 1। तो ये फैक्टोरियल ऑफ 2 का जो मेरा फंक्शन है, ये मुझे रिटर्न कर देगा, इसकी भी तो रिटर्न स्टेटमेंट है ना, ये मुझे रिटर्न कर देगा, क्या वैल्यू रिटर्न करेगा ये, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो क्या वैल्यू बन जाएगी, तो 2 बन जाएगी। ठीक है। तो ये तो काम खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन इससे पहले स्टैक में एक और फंक्शन भी कॉल हुआ हुआ है। वो फंक्शन क्या कॉल हुआ हुआ है, जो हमारा मेन फंक्शन था, वो फंक्शन अभी स्टैक में कॉल हुआ हुआ है, वो है फैक्टोरियल ऑफ 3। जब मैंने फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल किया था ना, तो मैंने कर दिया था 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। अब फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू क्या रिटर्न हुई है, मेरे पास 2 रिटर्न हुई है, तो वो यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगी 2 इस जगह पे, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा रिटर्न 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या रिटर्न हो जाएगा, 6। 6 रिटर्न हो जाएगा। अब जब मेरा 6 आएगा ना यहाँ पे, फिर मैं देखूंगा कि मेरे कॉल स्टैक के अंदर कोई चीज़ ऐसी तो नहीं पड़ी हुई जिसने एग्जीक्यूट होना है। नहीं, ये फंक्शन भी स्टैक से रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये भी रिटर्न हो गया। जब रिटर्न होता है ना, स्टैक से ख़त्म हो जाता है। ये भी रिटर्न हो गया था, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब ना मेरे पास यहाँ कोई कोड है, क्योंकि ये भी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, और ना मेरे पास स्टैक के अंदर कोई पेंडिंग फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा 6, और यही मेरा आंसर होगा। इसकी समझ आ गई सबको? यस सर। जी सर। ग्रेट। अच्छा, अब हम देखते हैं ये फार्मूला कैसे बना था। तो हमने क्या किया, हमने ना अपनी रिकर्जन की ना जो बड़ी वाली एग्जांपल्स थी उनको देखना शुरू कर दिया। जब हमने उनको देखा, तो हमें पता चला कि फॉर एग्जांपल हमने 5 से शुरू कर लिया। ठीक है। अब हमने देखा कि जब हम 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जब हम 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 का करते हैं तो आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 का करते हैं ये आता है, 1 का करते हैं ये आता है, 0 का करते हैं ये आता है। अब इनको हमें एक्सप्लिसिट वैल्यू देनी पड़ रही है, तो इनको हमने बना दिया बेस केस, कि 1 का फैक्टोरियल है ना, वो किसी पिछले वैल्यू को नहीं यूज कर रहा, उसकी अपनी एक वैल्यू है जो फिक्स्ड वैल्यू है। इसको मैंने बना दिया ये बेस केस। इनके अंदर मैंने रिलेशन देखना शुरू किया है। मैंने देखा जो 5 का फैक्टोरियल है, उसके अंदर आगे सेम वही वैल्यूज हैं जो 4 के फैक्टोरियल में थी, 4 3 2 1, वही यहाँ पर है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि उसके अंदर जो 5 है ना, वो दोबारा आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल हो गया। इस तरह जो 4 है उसके अंदर 3 वाली सारी वैल्यूज हैं, बस एक n की एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई। 3 के अंदर भी यही है और 2 के अंदर भी यही है, कि ये 1 वाली 1 फैक्टोरियल वाली वैल्यू इसके अंदर एज इट इज है,
और साथ बस एक 2 ऐड हो गया। तो इससे मुझे पता चला कि किसी भी n का फैक्टोरियल, जनरलाइज कर दिया फॉर्मूला को, वो मैंने निकालना है, तो एक तो वो नंबर खुद आ जाता है, और उसके अलावा पिछले वाला जो नंबर होता है ना, उसकी तमाम वैल्यूज आ जाती हैं, 4 का फैक्टोरियल जो पूरा का पूरा आ जाए। तो ये मेरा एक फार्मूला बन गया। अब मैथमेटिकल नोटेशन में तो ये ऐसे था, प्रोग्रामिंग के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1। ये मैंने रिलेशनशिप बना लिया। ठीक है। ओके। अच्छा, अब एक हमारे पास एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास होती है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होती है कि हमारे पास फिबोनाची सीरीज में ना पहले दो नंबर होते हैं 0 और 1। उसके बाद के जितने भी नंबर होते हैं ना, वो अपने पिछले दो नंबर्स का सम होते हैं। जैसे पहला नंबर है 0, फिर है 1। अब इन दोनों का सम क्या बन गया, इन दो नंबर का? 1। तो 1। तीसरा नंबर आ गया 1। अब जब मैंने चौथा नंबर देखना है तो मैं इन दो का सम लूंगा। इन दो का सम 2। क्या बन गया? 2। 2। अब अगला नंबर क्या बनेगा? 3। 3। इससे अगला क्या बनेगा? 5। 5। 5। इससे अगला क्या बनेगा? 8। 8। 8। और इससे अगला क्या बनेगा? 13। 13। अब देखते हैं इनके अंदर हम क्या रिलेशन बना सकते हैं। वैसे तो हमें रिलेशन पहले ही पता है, लेकिन फॉर एग्जांपल नहीं पता। तो हम देखते हैं कि हम अपने स्टेप्स के साथ कैसे बना सकते हैं, जो हमने स्टेप्स बनाए रिकर्जन के। तो हम कैसे बना के देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमने कैलकुलेट करना है ये वाला नंबर, ये कौन सा नंबर है, इसको देखते हैं। 1 2, या इसको ज़ीरो इंडेक्स से लेते हैं प्रोग्रामिंग में हम। 1 0 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कैलकुलेट करना है फिबोनाची ऑफ 7। तो ये मेरे पास आता है किसके इक्वल? 13 के इक्वल, जो कि है 8 + 5। ठीक हो गया। अब मैंने देखना है फिबोनाची ऑफ 6। ये मेरे पास होता है किसके इक्वल? 5 + 3। अब मैंने देखना है फिबोनाची ऑफ 5। ये मेरे पास किसके इक्वल होता है? 2 + 3। इस तरह मैं चलता जाऊंगा, स्मॉलेस्ट केस ढूंढने की कोशिश करूंगा जहाँ पे मुझे एक्सप्लिसिट बताना पड़ रहा है। 4 का देखूंगा तो ये मेरे पास आएगा 1 + 2। 3 का देखूंगा तो ये मेरे पास आएगा 1 + 1। 2 का देखूंगा तो ये मेरे पास आएगा 0 + 1। जब मैं 1 का देखूंगा तो मुझे इस एक्सप्लिसिट बताना पड़ेगा कि ये 1 के बराबर है, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन है सीक्वेंस की, फिबोनाची सीक्वेंस की या सीरीज की। और 0 का आएगा तो मुझे बताना पड़ेगा ये 0 के बराबर है। अब मुझे बताएं इसमें बेस केस हमारा क्या बनेगा? एनी वॉलंटियर जो बता सके कि बेस केस क्या बनेगा इसमें? अब 0 और फिर 1। एग्जैक्टली ये हमारा बेस केस बनेगा, जिसमें मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी, एक्सप्लिसिट बताना है कि भाई 0 पे ये वैल्यू है और 1 पे ये वैल्यू है। ये मेरा बन जाएगा बेस केस। इस चीज़ की सबको समझ आ रही है? यस सर। ज़बरदस्त। ये रिकर्जन में अगर बेस केस बनाना आ जाए तो फिर उसके बाद आपका समझें आधा काम हो गया। अब आपने एक जनरल रिकर्सिव केस बनाना है बस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन सब में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है। तो मैंने जब इसके अंदर देखा तो मुझे पता चला कि इसके अंदर जो पिछले दो नंबर हैं वो सम हो रहे हैं। ठीक है। या फिर फिबोनाची ऑफ 2 जो है वो मेरे पास बन रहा है फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, इसके बराबर बन रहा है। ठीक है। इसके अंदर जो है, अब ये 1 के बराबर है तो ये फिबोनाची ऑफ 3 मेरे पास बन रहा है फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 के बराबर। ये रिलेशन इन सब में बन रहा है। इस बात की सबको समझ आ रही है? ये लीड कोड में हमें बता भी देंगे वो कि ये रिलेशन है। वैसे अगर हम इस तरह देखें तो ये रिलेशन इसमें बन रहा है। इस चीज़ की सबको समझ आ गई कि ये रिलेशन क्या बन रहा है? सर रिपीट करें। अच्छा, रिपीट कर लेते हैं, एक जस्ट अ सेकंड। अच्छा, हमारे पास ये नंबर थे बेस केस वाले। फिबोनाची ऑफ 1 हमारे पास 1 है और फिबोनाची ऑफ 0 हमारे पास 0 है।
अब फिबोनाची ऑफ टू जो है मेरे पास, इसके ये बराबर होता है 0 + 1 के, यानी ये 1 के बराबर होता है। तो मुझे पता चला कि जो फिबोनाची ऑफ टू है ना, वो उसके पिछले दो नंबर के बराबर है। तो वो फिबोनाची ऑफ टू बराबर है फिबोनाची ऑफ 1 के और फिबोनाची ऑफ 0 के बराबर। ये फिबोनाची ऑफ 0 की वैल्यू है ये वाली, और ये फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू है। ठीक है। इस तरह जो फिबोनाची ऑफ 3 है, उसके अंदर ये जो 1 आया है ना, ये वाला, ये है फिबोनाची ऑफ 2 के बराबर, और ये है फिबोनाची ऑफ 1 के बराबर। तो ये फिबोनाची ऑफ 3 है जो कि 2 के बराबर है। अब फिबोनाची ऑफ 4 जो है वो किसके बराबर है? वो फिबोनाची ऑफ 2 के बराबर है। फिबोनाची ऑफ 2 प्लस, क्यों 2 की वैल्यू 1 है ना, और ये 2 के बराबर, 2 ये किसके बराबर हो, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? फिबोनाची ऑफ 3। फिबोनाची ऑफ 3। इसी तरह जब मैं आगे बनाता जाऊंगा ना, तो फिबोनाची ऑफ 5 मेरे पास बनेगा फिबोनाची ऑफ 4 प्लस 3 फिबोनाची एंड ऑफ 3। इसी तरह मैं इसको बनाऊंगा तो ये बनेगा फिबोनाची ऑफ जो 6 है, वो इससे पिछले दो दो फिबोनाची के बराबर बन जाएगा। फिबोनाची ऑफ 5 प्लस फिबोनाची ऑफ 4। अभी समझ आ रही है? यस सर। ओके, अब इसको ना हम जनरलाइज फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि फिबोनाची ऑफ एन किसके बराबर होगा। तो मुझे कोई बताना चाहेगा कि फिबोनाची ऑफ एन, उसके लिए मैं क्या फार्मूला लिखूं कि वो कोई भी एन, फिबोनाची ऑफ एन किसके बराबर होना चाहिए? उससे पिछले दो के बराबर। तो इसको मैं जनरलाइज करके कैसे लिखूं? सर माइनस एफ 1 ऑफ और एन -2। -2 और एफ ऑफ एन -3। यस, फिबोनाची ऑफ एन इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। इसकी सबको समझ आ गई कि ये जनरल फार्मूला कैसे बना है? हमने ये पैटर्न देखा ना सब में, उसको हमने जनरल बना दिया। सबको समझ आ गई? यस सर। एनीवन जिसको समझ नहीं आई हैंड रेज कर दें। ओके, जबरदस्त, सबको समझ आ गई ये। एक ही क्लास में कैसे सबको समझ आ गई? अच्छा, तो हमने अपना एक बनाया था फिबोनाची ऑफ 0 = 0 और फिबोनाची ऑफ 1 = 1। ये बन गए थे हमारे बेस केस। और जो हमने एक जनरल फार्मूला बनाया था, फिबोनाची ऑफ n फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ये बन गया हमारा क्या, कौन सा केस? रिकर्जन केस। रिकर्जन केस। ये बन गया हमारा रिकर्सिव केस या रिकर्जन केस, जो भी बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारी फिबोनाची सीरीज का हमें फार्मूला पता चल गया कि एफ ऑफ 0 जो है हमारे पास वो 0 के बराबर है, एफ ऑफ 1 जो है हमारे पास 1 के बराबर है, एफ ऑफ n हमारे पास बराबर है एफ ऑफ n-1 प्लस एफ ऑफ n-2। अब इसको कोड में लिखते हैं। ओके, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं फिबोनाची के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू पास होगी n। ठीक है। तो फार्मूला क्या था इसका, कोई बताना चाहेगा? फिबोनाची ऑफ n को अगर मैंने रिटर्न करना है तो मैं कैसे रिटर्न करूंगा? एन फिबोनाची ऑफ फिबोनाची n, ऑफ n-1। जी, पहले फिबोनाची ऑफ n-1 -1 प्लस प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। फिबोनाची ऑफ n-2, ये हमारा बन गया रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त मैम। और हमारा बेस केस जो है वो क्या बनेगा? इफ इफ n = 0 और n = 1। और n = 1। बस अलग अलग बनाए। ओके ओके, एक अलग मिनट बना वेट। लेते हैं, अलग बना लेते हैं। इफ n = 0, रिटर्न रिटर्न
0 ज़ीरो, if और एक बनाते हैं इफ़ n इज इक्वल टू n 1, is इसमें equal क्या to 1, रिटर्न कर दूं? return 1 कर दें। वन रिटर्न 1। ओके, तो ये हमारा बन गया फिबोनाची सीरीज का बेस केस, और ये बन गया रिकर्सिव केस। सबको समझ आ गई? यस सर। ऐसे कैसे एक ही क्लास में सबको समझ आ गई? ये तो 2-3 क्लास में समझना था। सर फॉर्मूला समझ आ गया कि किस तरह बनाना है। तो 4 पे हमारे पास 3 आता है। अभी हम चेक कर लेते हैं हमने सही भी लिखा है। 0 1 1 2, इसको 1 बोलते हैं, 1 1 3 5 8 11। अब बताएं कि हम इसको चेक करते हैं, किस नंबर पे चेक करूं इनमें से? एक्सक्यूज सर मी सर, एंड में 13 नहीं आएगा? हाँ सॉरी, 13। थैंक यू सर। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, 6 का चेक करते हैं फिबोनाची क्या बनता है। फिबोनाची ऑफ 6 8 के बराबर आता है ये। यानी ये ले रहा है हमारे पास 0 1, 0 के लिए ये, 1 के लिए ये, फिर 2 3 4 5 6। अब 7 के लिए देखते हैं। 13 आना चाहिए। 13 एग्जैक्टली, ज़बरदस्त, हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो रिकर्जन में, कॉल स्टैक में, रिकर्सिव केस, बेस केस, एनी क्वेश्चन? नो सर सर क्लियर कुछ है। ये क्लियर हो गया है, बट जो हमने कोड तीनों में किए हैं, पहले काउंटिंग वाला किया, फिर फैक्टोरियल वाला, फिर फिबोनाची वाला, हम्म। तो ये हम्म। कोड शेयर होगा इस चैनल पे कोड ताकि कोड मैं शेयर करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कहती कर देता हूँ। आई वुड रिकमेंड कि आप खुद से कोड करें ना। अब आपको इतनी अच्छी समझ आ गई है, तो आप खुद से कोड लिखें, ताकि आपको खुद लिखना है, कॉन्फिडेंस आए कि मैं खुद कोड लिख सकती हूँ। सर प्रैक्टिस मैं खुद ही करूंगी, बट ये कि मैं हम्म। मेरा जो बेसिक है ना, मेरा कोड से रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए हम्म। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो उससे मैं प्रैक्टिस करने के लिए मुझे कहीं गलती होती है तो मैं चेक कर सकूं कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। वो पे लर्निंग नहीं होगी आपकी मेरे ख्याल में। अगर आप देखें ना, आप कोड लिखे ना, कोई एरर आ रहा है, और आप जो मेरा शेयर किया हुआ कोड देख लेंगे, तो आपको लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने जब एरर आए ना, वो एरर पढ़ना है, और फिर खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ये एरर क्यों आ रहा है। फिर जब आपको खुद से समझ नहीं आ रही, तो आपने चैट जीपीटी से पूछना है कि ये एरर क्यों आ रहा है, उसकी रीज़न तलाश करनी है। अगर आप डायरेक्ट देख लेंगे ना कि ये कोड है, और उसको ठीक करके लिख लेंगे, तो आपकी लर्निंग नहीं होगी उसमें। ओके सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। आप जब कोई एरर आ रहा है, तो आप उसके ऊपर सर्च करें ये क्यों आ रहा है, तब आपकी लर्निंग होगी। और प्रेजेंट करें क्लास में, फ्राइडे को प्रेजेंट कर लें कोई एक कोड, इसके अलावा कर लें या यही कर लें, तो फिर लर्निंग होगी। अगर मैं प्रेजेंट करूंगा और कोड शेयर कर दूंगा, और आप लिखें थोड़ा सा ट्राई करेंगे ना, आपका माइंड खुद ही बोलेगा यार कोड शेयर हुआ है, वही देख लेती हूँ। आप वो देखेंगी, और फिर लर्निंग नहीं होगी। अगर आप प्रेजेंट करेंगी फ्राइडे को, खुद से सॉल्व करेंगी, तो फिर लर्निंग होगी। ग्रेट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्लास एंड कर लेते हैं। सर इस तरह जैसे रिकर्जन के केसेस हैं तो इसका कोई लीड कोड का नंबर से कर दें, बता दें। वो हम अभी ट्रीज का टॉपिक कल कवर करेंगे ना, फिर ट्रीज को जब हम ट्रेवर्सल्स करेंगे, रिकर्जन के ज़रिए से करेंगे, फिर उसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा। अभी ये जो सिंपल कोड है ना, फैक्टोरियल और फिबोनाची, हाँ फिबोनाची का है एक लीड कोड, वो आप सर्च कर लें। मैं सर्च करता हूँ लीड कोड फिबोनाची, ये फिबोनाची नंबर, ये आप सॉल्व कर लें। ओके 509 है, इसके अंदर सारा उसने बताया हुआ है। फिबोनाची सीरीज में f(0) 0 के बराबर होता है, f(1) 1 के बराबर होता है, और फार्मूला भी दे दिया उसने। तो f(n) बराबर होता है f(n-1) प्लस f(n-2)। बस आपने इसको कोड की फॉर्म में लिखना है, कुछ भी नहीं है। ओके सर। जैसे हम इसको लिखें कि हमारा ये फंक्शन है, इसको मैं, ये फिबोनाची है, इसको हम लिखते हैं इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, आप रिटर्न कर दो 0, और इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, आप रिटर्न कर दो 1। और अभी फार्मूला लिख देते हैं, रिटर्न कर दो फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2।
इसको रन कर देते हैं। अच्छा, ये क्या एरर आया? फिब इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये क्लास है ना, क्लास में हमें सेल्फ लिखना पड़ता है, वरना हम क्लास का फंक्शन असेस नहीं कर सकते। ये हमारा कोड हो गया, दैट्स ऑल। सबमिट करते हैं। लीड कोड का एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ग्रेट, ज़बरदस्त। ओके, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? सर किसी क्लास के अंदर आप ये जो ऑब्जेक्ट और क्लास होता है इसका भी कॉन्सेप्ट समझा देंगे? जी ठीक है, समझा देंगे, समझा दूंगा मैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट वैसे तो पाइथन के जो कोर्सेज चल रहे हैं ना, उनमें कवर हो रहा होता है लास्ट वीक में। आप मुझे ना मैम, आप मुझे पिंग कर दें व्हाट्सएप पर या स्लैक पर ना, मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर लेता हूँ पाइथन कोर्स की। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा 3-4 क्लासेस हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं एक क्लास में प्रेजेंट कर लूँगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाऊँगा। अच्छा चलिए ठीक है, आप मैं स्लाइड पे आपसे पूछ लूंगी तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। ओके ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।